नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। अगर आपकी आने वाले टाइम में 6 फरवरी को या 6 फरवरी के बाद में ग्रुप डी की एग्ज़ाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मस्ट क्लास है। आज की क्लास में से आपको आपके पेपर में कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। अभी तक जितनी भी शिफ्टें लगी है उन सभी शिफ्टों का निचोड़ मैं आपको इस क्लास में करवाने वाला हूँ। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। आपने देखा है कि ग्रुप डी का चाहे कोई सा भी शिफ्ट हो, एक क्वेश्चन इस टाइप का लगभग लगभग शुरू से लेकर अभी तक आया ही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है जो आपके लिए 100% मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए हम क्वेश्चन को किस तरीके से सरल करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, 0.002 0.12 का कितना परसेंट है, या फिर इसी तरीके का 1/20 1/30 का कितना परसेंट है। स्टूडेंटों को समस्या क्या आती है ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, वो समझिएगा आप। आपको सबसे ज़्यादा समस्या ऐसे क्वेश्चनों में ये आती है कि सर इसमें अंश में तो कौन सी संख्या आएगी ऐसे क्वेश्चनों में, और हर में कौन सी संख्या आएगी, इसमें हमको दिक्कत आती है। तो मैं एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको इसको बताता हूँ। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सरल होगा। आपके पास है 0.002, आपसे ये कहा है कि ये जो संख्या है ये 0.12 का कितना परसेंट है। अब परसेंट बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पता है। लेकिन दिक्कत ये है कि सर यहाँ हर में कौन सी संख्या आएगी और अंश में कौन सी आएगी, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि हर में हमेशा वो संख्या आएगी जिसके पीछे का शब्द लिखा हुआ है। यानी कि हम एक फॉर्मूले का यहाँ निर्माण करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और फॉर्मूला है आपके पास है कौन बटे किसका। ये है आपके पास है कौन बटे किसका, और इनटू क्या होता है आपके पास है सर, इनटू हमारे पास है 100 होता है। यानी कि ये फॉर्मूला हमसे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा हुआ है वो संख्या हमेशा हर में आएगी, बाकी अंश में जाएगी, और गुणा हम 100 से करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास है दो संख्या थी, ये आपके पास पहली संख्या और ये आपके पास है दूसरी संख्या है। लेकिन दूसरी संख्या के पीछे एक शब्द लिखा हुआ है का, और ये फिक्स है कि जिसके पीछे का लिखा हुआ रहेगा वह हर में आएगी, बाकी अंश में, और मल्टीप्लाई हम 100 से करते हैं। तो अब आप इसको बड़े प्यार से सरल कर लीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर दशमलव के बाद कितने स्थान है, 1 2 3, और नीचे 2 ही है। यानी दशमलव से दशमलव तो हटेगी, लेकिन ऊपर एक अंक ज़्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नीचे एक जीरो हमको बढ़ानी पड़ेगी। आप काट दीजिएगा, एक जीरो से आपके पास एक जीरो खत्म। अगर हम इसे 2 से काटते हैं तो ये एक बार कटेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। फिर आप काट लीजिएगा। हम ये कह सकते हैं सर 2 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर आएगा 5/3, और पीछे हम परसेंटेज का निशान लगाएंगे क्योंकि हमने परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस तरीके से आपके पास है बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। एक बार फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सर 1/20 1/30 का कितना परसेंट है। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये संख्या हर में आएगी, ये अंश में आएगी। तो एक तरीका तो ये है कि सर ये 1/20 और ये बट्टे में 1/30, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए आप, 100 से। एक तरीका तो ये है, पहले सुन लीजिएगा आप। तो हम क्या करते हैं सर, बाह्य पदों का गुणनफल और आंतरिक पदों का गुणनफल हम ये लगाते हैं। अगर एक को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा 30, और बट्टे में क्या आएगा आपके पास, हम 20 इंटू 1, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, इससे कितनी बार कटेगा आपके पास, 50 बार। तो इस तरीके से आपके पास है 150% आंसर आएगा, जो कि ए ऑप्शन में है। लेकिन हम इस तरीके का कचरा पट्टी पसंद नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से न बना के कुछ और दूसरा मेथड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि ये संख्या अंश में आएगी, ये हर में आएगी, और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन देखिए अगर कोई बड़ी संख्या यहाँ पर आ जाती है तो आप इस तरीके से करिएगा सरल। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सरल, सर सबसे पहले फर्स्ट संख्या लिखिए, फर्स्ट, और ये है आपके पास है दूसरी। आपको पता है कि इसके पीछे क्या शब्द है, आपके पास है का है। तो पहली संख्या क्या है आपके पास है, 1/20 है। तो आप यहाँ पर 1/20 लिख दीजिए। और दूसरी संख्या क्या है आपके पास है, 1/30 है। तो इनका रेशो ले लीजिए आप पहले। रेशो लेते टाइम आपको पता है अगर कुछ कट रहा है तो हम जरूर काटते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी आपके पास। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम इस क्वेश्चन को सरल करेंगे तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई ये होता है
क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल ये है कि पहले आप गुणा ऐसे करोगे और इसे यहाँ लिखोगे, ये 3 हो गया, फिर इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 2 हो जाएगा। यानी कि पहली संख्या का मान कितना आपके पास है 3 है, दूसरी संख्या का मान कितना आपके पास है 2 है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना आपको, पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या कितनी आपके पास है 2 है। अब क्वेश्चन यही तो चाहता है कि आपको ये बताना है कि पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है। हम जानते हैं कि ये जो का शब्द है ये दूसरी के पीछे है, मतलब ये संख्या हर में आएगी। इसमें से हम ये कह सकते हैं 2 हर में आएगा, बाकी अंश में जाएगा, और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, ताकि हम परसेंटेज में आंसर बता सकें। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 50। तो इस तरीके से हमारे पास है जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 50%, जो कि 150%, जो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा कि एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपके। अब ये किस स्टूडेंट की किस्मत में है, जैसे मान लीजिए एक दिन में 6 फरवरी है, 6 फरवरी को 3 शिफ्ट लगेगी, तो किसी न किसी की किस्मत में तो ये क्वेश्चन होगा ही होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगी आपके पास, संख्या चेंज होगी। तो एक टाइप तो मैंने ये समझा दिया कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि 10 क्वेश्चन कम से कम आपको इसी क्लास में से देखने को मिलेंगे। ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर नहीं मिले तो आप कल पेपर देने के बाद में वीडियो है, आप आराम से कमेंट्स करके बता दीजिएगा, जितनी गाली देनी है आप दे लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा एक बार फिर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए एक क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामों में ये आया है, या तो आपसे बहुलक पूछा है या फिर आपसे माध्यिका पूछी है। एक बार फिर सुनिएगा, या तो आपसे क्या पूछा है सर, या तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है बहुलक या फिर माध्यिका पूछी है। तो हम एक काम करते हैं, बहुलक और माध्यिका दोनों को ही सीख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी स्टूडेंट की किस्मत में बहुलक का क्वेश्चन आ जाए और किसी की में माध्यिका का क्वेश्चन आ जाए। तो दोनों क्वेश्चनों को हम कैसे समझना है, देखें बहुलक की अगर हम बात करें तो बहुलक के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। बहुलक का मतलब ये होता है कि ये जो संख्या आपको दी हुई है, इसमें जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट है वही आपका बहुलक होगा। नाम में ही है आपके पास है बहुलक, देखिए, यानी कि बहुत बार कोई संख्या अगर आ रखी है तो वो इसका बहुलक है। अब चेक कैसे करेंगे, हम ऐसे चेक नहीं करेंगे कि इनमें से देखना है कि 35 कितनी बार है, 32 कितनी बार है, नहीं। आप ऑप्शन से चेक करिए। जैसे ऑप्शन में आपके पास है 28, 28 है, तो 28 को देखिएगा कि ये कितनी बार आ रखा है। सर 28 देखो एक बार है आपके पास है, और देखिएगा सिर्फ और सिर्फ एक बार है। ये 28 कितनी बार है आपके पास है, एक बार है, दूसरी बार होता आप चेक कर लीजिए, नहीं। अब आप 32 देखिएगा, सर देखिए एक तो ये रहा आपके पास एक बार, ये 2 बार, ये 3 बार, और ये 4 बार, और ये 5 बार, यानी कि आप ये कह सकते हो सर ये 5 बार है। वैसे आगे चेक करिएगा ही मत, 100% यही आंसर होगा, क्योंकि और संख्या इतनी बार नहीं होगी। 35 देख लीजिएगा आप ये कह सकते हो सर 35 ये रहा, सिर्फ और सिर्फ एक बार है। 27 देख लीजिएगा, सर 27 आपके पास है, एक है, 2 है, और ये 3 है, और है कहीं पे आपके पास है, और नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं ये 3 बार है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं हो सकता। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपके पास है बी ऑप्शन होगा, यानी कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगी वही आपका आंसर होगा। तो बहुलक का क्वेश्चन उम्मीद कर रहा हूँ कि आप गलत करके नहीं आओगे, ठीक है। चलिएगा इसी तरीके से आप ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है, सर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे मीडियन पूछा है, माध्यिका पूछी है। क्या पूछा है आपसे, सर हमसे माध्यिका पूछी है। क्वेश्चन नंबर 4 को सरल करने का ये तरीका है कि ये जो संख्या दी हुई है, आप चाहे तो इसको आरोही क्रम में जमाओ, चाहे इसे अवरोही क्रम में जमाओ। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप चाहे तो इसको बढ़ते हुए क्रम में जमा लो, चाहे आप इसको घटते हुए क्रम में जमा लीजिएगा। जमाने के बाद जो बीचों बीच की संख्या रहेगी वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। क्या कहा मैंने आपसे कि आप इसको बढ़ते हुए क्रम में जमाओ, यानी सबसे पहले छोटी संख्या लिखिएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर छोटी संख्या लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या है आपके पास, इसमें छोटी संख्या आपके पास में 12 है, आप 12 लिख दीजिए। 12 के जस्ट बाद में कौन सी संख्या आएगी आपके पास, सर 12 हमने ले लिया, ठीक है। इसके बाद में सर 19 ले लीजिए, जो आप लिखते जा रहे हो उससे कट करते जाइएगा आप। इसके बाद देखिएगा अगली संख्या कौन सी है, सर इससे जस्ट बड़ी संख्या, सर हमारे पास है 24 है, आप 24 ले लीजिएगा, ये आपके पास है 24 है। अब जस्ट इससे बड़ी देखिएगा, 24 से बड़ी कौन सी संख्या दिख रही है, सर 24 से बड़ी तो सिंपल है, आपके पास है 56 है, तो आप ले लीजिए 56। अब 56 के बाद में क्या दिख रहा है, सर 56 के बाद अगर हम बात करें तो सर 70 है, 71 है, और 77 है, तीन एक साथ लिख लीजिए। 70 है, 71 है, और 70 क्या है आपके पास है 7 है। इसके जस्ट बाद में कौन सी है, सर 80 है और 88 है। यानी आप ये कह सकते हो सर 80
और ये आपके पास है 88 है, और इसके बाद क्या है आपके पास है 98 और 99, यानी कि 98 और हो गया आपके पास है 99। एक बार चेक जरूर करें टोटल संख्या लिखी है कि नहीं लिखी है आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या हम लिख चुके हैं। यहाँ पर देखते हैं कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही, बिल्कुल। अब करना क्या है, आपको कट्टम कट्टी खेलनी है और बीच की संख्या को छोड़ना है। जैसे आप ये कह सकते हो सर एक संख्या इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, सेम काटना है एक एक। तो इस तरीके से सर हमारे पास हम फाइनली 71 बचा है, जो कि आपकी माध्यिका कहलाएगी। अब आप ये पूछ सकते हो कि मान लीजिए सर इसमें तो 11 संख्या थी, इसलिए 5 इधर की कट गई, 5 इधर की कट गई, तो बीच का आपका आंसर हो गया। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता जिसमें टोटल ही 10 संख्या रहती। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में 10 संख्या रहती, जैसे मान लो कोई संख्या ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। अब आप ये कहोगे सर इनकी माध्यिका बताओ, तो आपको पता है कि 4 संख्या इधर कटेगी और 4 संख्या इधर कटेगी, 4 4 कट जाएगी। अब आपके पास है 5 और 6 बच गया। अब आप कैसे पता लगाओगे कि 5 में और 6 में माध्यिका कौन सी है? तो पता लगाने का ये तरीका है कि आपको ये देखना है 5 के और 6 के बीच में कितना आता है, 5.5 आता है, तो वही माध्यिका है। अगर फिर भी नहीं आइडिया लगे तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देना है। एक बार फिर से सुनिएगा, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो दोनों को जोड़ोगे 11 हो जाएगा, और 11 में हम जैसे ही 2 का भाग लगाएंगे तो 5.5 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आप ना बहुलक का क्वेश्चन गलत करके आओगे ना माध्यिका का क्वेश्चन गलत करके आओगे। अब किसी न किसी के किस्मत में है, अब ये पहली शिफ्ट है, दूसरी शिफ्ट है या तीसरी शिफ्ट है, वो आपको पता कि किसकी किस्मत में ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन 10 क्वेश्चनों का मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। आ जाइएगा। एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। आपसे ये पूछा कि इन अंकों की सीमा क्या है, यानी क्वेश्चन किसका है? सर क्वेश्चन हमारे पास है रेंज का है। काफी बार रेंज भी पूछ ली जाती है। अब ये रेंज आती कैसे है? अगर हम किसी भी क्वेश्चन की क्या निकालते हैं, रेंज, तो रेंज निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आप क्वेश्चन के अंदर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दीजिएगा। क्या कहा मैंने, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, क्योंकि जो ऑफलाइन क्लास होती है ना उसमें तो हर चीज लिखाई जाती है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। ये ऑनलाइन क्लास में जैसे मैंने बोल दिया कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या रेंज होता है, तो उसे आप खुद लिख सकते हो और 2 से 3 बार सुन भी सकते हो अगर समझ में नहीं आता है तो। इसलिए हम थोड़ा टाइम बचाने की कोशिश करेंगे। यानी कि सर बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास? सर सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास 80 है और माइनस का निशान। अब सबसे छोटी संख्या लेनी है। सर सबसे छोटी संख्या आपके पास है 45 है। कितनी है आपके पास? 45 है। आप घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास? सर हमारे पास है 35 बचेगा, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अगर आपकी एग्जाम में रेंज, जिसको हम परास भी कह सकते हैं, सीमा पूछी जाए तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सरल करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, आइएगा अगले क्वेश्चन पे। एक और क्वेश्चन ये है आपके पास है, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया है आपके पास है, हो सकता है कि आपको फिर से देखने को मिले। ये क्वेश्चन किस चीज का है? सर ये क्वेश्चन मिक्स है आपके पास है, माध्यिका और माध्यिका का, माध्यिका और माध्यिका का मिक्स क्वेश्चन है। और आपसे पूछा कि बहुलक क्या है, तो आप इसमें एक फॉर्मूले को जरूर रट्टा मार लीजिएगा। क्या है फॉर्मूला आपके पास? सर फॉर्मूला हमारे पास है ये है कि कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन में अगर बहुलक पूछा जाए, ध्यान रखिए अभी 2 से 3 दिन ही है, किसी स्टूडेंट की कल है एग्जाम, किसी की परसों है, तो 1-2 दिन के लिए रट्टा मार के भी आप काम चला लीजिएगा। सिर्फ आपको काम चलाना है, बाकी गणितज्ञ वगैरह बाद में हम बन लेंगे। तो हाल फिलहाल आप बहुलक का सीधे रट्टा मार के जाओ कि सर 3 माध्यिका, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास है 3 माध्यिका, और माइनस हो जाएगा आपके पास है 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रखें आप। इसमें से ये कुछ भी पूछ सकता है। 3 शब्द है, 3 शब्दों में से आपसे 2 शब्द देके किसी क्वेश्चन में माध्य का पूछ सकता है, माध्य पूछ सकता है, लेकिन फॉर्मूला आप यही लगाना। इसने तो बहुलक पूछा है, तो बहुलक पूछा तो 3 की जगह 3, माध्यिका का मान कितना आपके पास है, तो आप ये कहोगे सर 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का निशान 2। माध्य का मान कितना आपके पास 76 है, तो 76। इस तरीके से ये कितना हो जाएगा आपके पास है 300, और माइनस हो जाएगा देखिए 12 और ये 152। तो जैसे ही आप घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास 148, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है थोड़ा पढ़ाने की, तो आप टाइम की बचत इस तरीके से कर सकते हो कि थोड़ा स्पीड आप बढ़ा लीजिएगा।
आप 2x की स्पीड पर क्लास को देख सकते हो। ठीक है, और जिनको लग रहा है ठीक है वो आराम से पढ़िएगा। यदि 5 मानकों का प्रसरण 0.81 है तो इसका मानक विचलन बताना है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताना है कि कितना होगा। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूले का रट्टा मारना अनिवार्य है। किसी भी क्वेश्चन में आपसे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो फॉर्मूला है आपके पास, अंडर रूट का लगाओगे निशान, और अंडर रूट के निशान में आप लगा दोगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है आपके पास है सर? ये होता है हमारे पास है प्रसरण। क्या होता है हमारे पास है? प्रसरण। इस बात को ध्यान रखिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाए? मानक विचलन, तो मानक विचलन का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट प्रसरण ले लीजिए, आप अंडर रूट में ले लीजिए प्रसरण को। तो आप ये कह सकते हो सर ये अंडर रूट का निशान और प्रसरण का मान कितना आपके पास है? इतना है। तो आप कह सकते हो कि इसमें से बाहर कितना आएगा? 9, और ये पॉइंट, तो 0.9 एकदम करेक्ट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में है? जो कि बी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 8 सरल कर लिया है। ठीक, अगर आप चाहते हो इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट मैथमेटिक्स मुझसे पढ़ना, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बैच है, और वो बैच है आपके पास है रेलवे चैंपियंस 3.0। एक बार फिर सुनिएगा, आपके पास है रेलवे 2026 यानी रेलवे चैंपियंस 3.0 मैथ स्पेशल बैच है। इस बैच की क्या खास बात है? इस बैच की ये खास बात है कि बिल्कुल मैं आपको इसमें जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाने वाला हूँ, और सभी क्वेश्चन बिल्कुल फुल अपडेटेड रहेंगे। इसमें आपको दो तरीके की तो पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। एक पीडीएफ ऐसी मिलेगी जिसका आप मार्केट से प्रिंट आउट ले सकते हो, और दूसरी जो पीडीएफ रहेगी वो आपके पास है, इसका सॉल्यूशन रहेगा बोर्ड का। ठीक है, इस बैच को अगर आप खरीदोगे तो इसके साथ में एक और बैच आपको निशुल्क मिलेगा, और वो है आपके पास स्टार क्रैश कोर्स 2.0 के नाम से। यानी कि आपको करना क्या है? आपकी प्लानिंग क्या हो सकती है? आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि पहले आप कंप्लीट कोर्स चैंपियंस 3.0 बैच से कर लीजिएगा। जैसे ही आप रेलवे, जैसे एक चैप्टर हम लेते हैं परसेंटेज, आपने परसेंटेज को चैंपियंस 3.0 बैच के अंदर पढ़ लिया। एक मिनट रुकिएगा, एक कॉल सा आ रहा है। अच्छा, तो कहाँ पर थी अपनी गाड़ी? हाँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मान लीजिए आपने मुझे परसेंटेज में, आपने मुझसे चैंपियंस 3.0 पढ़ लिया, इसमें से आपने परसेंटेज पढ़ ली, और उसकी 12 क्लास है, 15 घंटे की क्लास है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आराम आराम से यहाँ पढ़ने के बाद एक स्पेशल बैच आपको मिलेगा स्टार क्रैश कोर्स के नाम से। जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक रहे तब आप स्टार क्रैश कोर्स को पढ़ के और एग्ज़ाम दीजिए। उससे क्या कि स्टार वाला जो बैच है ना, उसमें पूरा निचोड़ आपका 1.5 घंटे के अंदर आ जाएगा। जो मैंने 15 घंटे में पढ़ाया है वो आपको फिर 2 घंटे में, 1.5 घंटे में मिल जाएगा। तो मेरे पास आपको ये प्रॉफिट सबसे बेस्ट मिलेगा कि कोई भी चैप्टर आप पहले आराम से इससे पढ़ लीजिएगा। जैसे आपने इस बैच से पूरा सिलेबस अपना कवर कर लिया, अब आप इस बैच को क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? लास्ट जब रिवीजन करोगे तो स्टार वाले बैच से ही करना है। अब आप ये कहोगे सर कि इस बैच से हमारा अच्छा रिवीजन होता, भाई इसी के क्वेश्चन मैंने उसके अंदर ले रखे हैं। तो क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं ना, या फिर टीचर चेंज हो जाता है, तब हमको दिक्कत आती है। तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले आराम से इसमें से सिलेबस करो, और उसके बाद रिवीजन करना स्टार वाले बैच से। तो स्टार वाला बैच बनाया ही इसलिए गया है कि जो स्टूडेंट, जैसे मान लो इसमें हमने 150 घंटे में पूरा कोर्स कर दिया, तो स्टार वाले बैच में तो 30 घंटे में ही है। तो जो 150 घंटे की क्लासें थी वो आपको 30 घंटे में ही मिल जाएगी फिर। तो इसलिए मेरे पास है स्पेशल बैच है आपके पास है। पहला बैच है चैंपियंस के नाम से, और दूसरा बैच है स्टार के नाम से। पहले आप चैंपियंस बनोगे, फिर रातों रात मैं आपको स्टार बनाने वाला हूँ। तो ये आपके पास है। ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी समस्या है तो ये जो स्क्रीन पर आपको पट्टी पर नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप आराम से कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। तो हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 और 10? आपने देखा है कि जब से ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हुआ है ना, भाई साहब एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा गया है, या तो किसी में चतुर्थ अनुपाती पूछेगा, या मध्य अनुपाती पूछेगा, या तृतीय अनुपाती पूछेगा। मैं आपको सब कुछ सिखा देता हूं कि आखिरकार क्या क्या पूछ सकता है आपको एग्जामिनर। देखिए, अगर मान लीजिए आपसे कभी भी, हम यहाँ ले लेते हैं एक पेज एक्स्ट्रा। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन ने आपसे क्या क्या पूछ सकता है? सर या तो हमसे पूछ सकता है ये मध्यानुपाती,
क्या पूछ सकता है हमसे? मध्यानुपाती। मैंने कहा ठीक है पूछने दीजिएगा। या फिर आपसे क्या पूछ सकता है? या फिर सर हमसे ये पूछ सकता है तृतीयानुपाती। क्या पूछ सकता है? तृतीयानुपाती। या फिर हमसे क्या पूछ सकता है? ये चतुर्थानुपाती। या फिर पूछ सकता है हमसे चतुर्थानुपाती। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अगर आपसे मध्यानुपाती पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा काम करिए, अंडर रूट के अंदर a गुणा b कर दीजिए, बस आपका आ जाएगा। a का मतलब क्या होता है? पहली संख्या। b का मतलब क्या होता है? दूसरी संख्या। यानी कि मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ए बी। मैंने कहा ना, रट्टा मार लीजिए, 1 से 2 दिन आराम से आप रट के काम चला सकते हो। अगर आपसे तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो आप पहली संख्या का भाग लगाओगे। अगर आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा जाए तो भी पहली संख्या का भाग लगाओगे। देखिए इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखिए, तृतीय अनुपाती में पहली संख्या का भाग, चतुर्थ अनुपाती में पहली संख्या का भाग। पहली संख्या का भाग किस में लगाओगे? जो बाकी की दो संख्या बच गई है बी और सी उसमें, तो पहली संख्या का भाग इसमें लगाओ। तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो पहली संख्या का भाग लगाओ, किस में लगाओगे? जो बाकी की बच गई है। बाकी की इसमें बी अकेली बचती है, इसलिए हम बी स्क्वायर कर देते हैं। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि दो संख्या दे करके आपसे ये मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती पूछ लेगा। लेकिन अगर उसको चतुर्थानुपाती पूछना है तो आपको 3 संख्या एग्जामिनर को देनी ही पड़ेगी। पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। ठीक है, तो एक बार फिर से रट्टा मारिए। तृतीय अनुपाती में पहली संख्या का भाग, चतुर्थ अनुपाती में पहली संख्या का भाग, और मध्यानुपाती में हम दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लेते हैं। चलिएगा कुछ क्वेश्चनों से हम समझते हैं। जैसे आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके पास, इसका आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछा है। आप ये बताइए चतुर्थ अनुपाती आप निकालते कैसे हो? सर हमको अच्छे से पता है कि हम पहली संख्या का भाग लगाते हैं, और पहली संख्या कितनी है आपके पास? है 19 है। पहली संख्या का भाग लगाते किसमें? बाकी दोनों संख्याओं को गुणा करके उसमें। तो इस तरीके से कह सकते हो। तो कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो बताइए आंसर कितना आ गया? 46। देखो कितना इजी है आपके पास। और अगर आपसे मध्यानुपाती पूछ लिया जाए तो सर, अगर ये मध्यानुपाती पूछ लेता है तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट का लगा दीजिए निशान और दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई। अब बताइएगा 32 का डबल 64 होता है, और 64 में से बाहर कितना आएगा? 8, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप तसल्ली से पढ़ाई करोगे ना, तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने कहा 10 क्वेश्चन आपके इसी में से सेम टू सेम मिलेंगे आपको। कम से कम 10 की बात कर रहा हूं मैं आपको, बाकी तो आपकी किस्मत है 10 से ज्यादा। तो देखिएगा थोड़ा सा हमने और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है। 1.21 और 0.09 का मध्यानुपाती तथा इतने का मध्यानुपाती का मतलब दो दो बार मध्यानुपाती बताना है, और फिर उनके बीच में आपको रेशियो बताना है। क्लियर दिख रही है क्लास? ठीक है। तो आप ये कह सकते हो सर सबसे पहले मध्यानुपाती का फॉर्मूला इन दोनों के बीच में लगाओगे आप। तो इन दोनों के बीच कैसे लगेगा मध्यानुपाती का फॉर्मूला? ये रहा आपके पास है रूट का निशान। यानी आप ये कह सकते हो 121 मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.09 से, और अनुपात का निशान फिर से आप रूट का निशान लगाइएगा। आप ये कह सकते हो सर 0.16, और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे? 0.36 से। अब देखिए सरल करिए आप ये कह सकते हो सर अगर हम इसमें से निकालते 121 का कितना आता है आपके पास? है 11 आता है। यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो वर्गमूल में हम 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। इसी तरीके से गुणा का निशान। आप ये बताइए 9 का कितना आएगा? 3 आएगा। 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ हम 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं। अनुपात का निशान, ये पहली संख्या हो गई है आपके पास। आप देखिएगा यहाँ 16 है, 16 में से बाहर 4 आएगा, ऊपर 2 अंक है तो यहाँ 1 अंक छोड़ के 36 में से 6 आएगा, पॉइंट आपका यहाँ लग जाएगा। अब आप देखोगे तो दशमलव के बाद देखिए यहाँ कितने अंक है? 1 और 1 2, और यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 और 1 2। तो आराम से पूरी दशमलव आपकी हट गई। तो फिर सर 3 से हम इसे उड़ा देंगे 2 बार। यहाँ फाइनली 11 बचा और यहाँ पर 8 बचा, और बस यही आपका आंसर है जो कि 11:8, जो कि ए ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं सर तीसरा अनुपात हम कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन पे। तीसरा अनुपात निकालने का क्या तरीका है? आपसे क्या कहा था कि पहली संख्या का भाग लगाओगे किस में? दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके। दूसरी संख्या को 2 बार रिपीट करके आप इसे 8 से काट दीजिए कितनी बार? 5 बार। और 8 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 से काट दीजिए कितनी बार? 10 बार। तो इस तरीके से आपका फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? 50 आंसर एकदम करेक्ट आंसर होगा। बताओ क्या किसी तरह कोई समस्या है आपको? तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको तीसरा अनुपात, चौथा अनुपात, मध्य अनुपात तीनों समझा दिए है, और एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आप आइएगा अगले क्वेश्चन पे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड।
क्योंकि एक क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड काफ़ी शिफ्टों में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपकी किस्मत में ये हो। तो हम क्या करेंगे, पहले ऊंचाई और दूरी का नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आप आराम से क्वेश्चनों को सरल कर सकते हो। देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास, सर कॉन्सेप्ट ऐसा है जो 70% मैथ में लगता है। आपने अगर मेरी और क्लासें भी देखी होंगी तो मैं आपको एक ही सजेशन करता हूं, मेरा एक फॉर्मूला आप याद कर लीजिए बस। फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ वो नॉर्मल सी लैंग्वेज है, उसको सेट कर रखा है फॉर्मूले के फॉर्मेट में। क्या है लैंग्वेज, सर जब भी हम किसी भी क्वेश्चन को सरल करेंगे ना, अर्थमेटिक के 70% क्वेश्चनों को, तो हमारे पास एक फॉर्मूला काम करता है, और उस फॉर्मूले का नाम है सर, सबसे पहले तो हम राशि लिखते हैं, ऊपर तो लिखते हैं सर हम राशि, और इसके बट्टे में ये जो सर ऊपर आपने राशि लिखी है ना, यानी ऊपर क्या लिखेंगे, राशि, और ऊपर जो भी लिखा है उसी को हम यहाँ यूनिट के फॉर्मेट में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, ऊपर राशि है तो उसी राशि की यूनिट आती है, और जिसका हम मान निकालते हैं ना उसकी यूनिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार फिर सुनिए, ऊपर आप जो भी लिखोगे उससे नीचे आप यूनिट के फॉर्मेट में लिखोगे, और फिर मल्टीप्लाई करोगे जिसका मान निकालना उसकी यूनिट से। आप ये कहोगे कि ये यूनिट क्या होती है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो यूनिट होती है ना, वो 2% दो तरीके की होती है पूरी मैथमेटिक्स में। एक यूनिट तो होती है आपके पास है परसेंटेज के फॉर्मेट में, पहली जो होती है वो किस फॉर्मेट में होती है, परसेंटेज में, और दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है आपके पास है रेशो के फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे कि अभी ये जो ऊंचाई और दूरी वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से सरल करेंगे। किससे सरल करेंगे हम, सर रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से सरल करेंगे। तो हम ये जानेंगे कि रेशियो में आखिरकार यूनिट कैसे होती है। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेशियो में यूनिट कैसे बनती है, कि आपको 1500 रुपए है, आपके पास कितने रुपए है, ए और बी है, दोनों के पास कितने रुपए है, 1500 है, और इनके जो रुपए का अनुपात है वो कितना आपके पास है, 2:3 है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर राशि कितनी है, 1500 है। अब 1500 को हम यूनिट में कितना कहेंगे, सर 1500 को यूनिट में हम 5 कहेंगे। तो आप खुद बताइएगा कि राशि को आप रेशियो के फॉर्मेट में बोल सकते हो ना, कैसे बोल सकते हो, सर ये ए का हिस्सा है, ए का हिस्सा 2 यूनिट है और बी का हिस्सा 3 यूनिट है। अगर हम दोनों का हिस्सा करें तो सर दोनों का हिस्सा यूनिट में 5 है और राशि में 1500 है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप ये कहोगे फिर परसेंटेज में यूनिट कैसे बनती है, परसेंटेज में यूनिट ऐसे बनती है, ये जो ए है इसने 40% अपना खर्चा कर दिया, 40% क्या खर्चा कर दिया, अपनी आय का 40% खर्चा कर दिया, और फिर वो ये कह रहा है कि अब इसके पास है जो राशि बची हुई है ना, वो बचत है कितनी, सर इसके पास है बचत है 1800 रुपये। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, आप इस क्वेश्चन में उसकी आय बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे दी गई राशि। अब ये जो राशि है इसे हम यूनिट में कितना कहेंगे, सर एक आदमी अगर 40% का खर्चा कर रहा है तो वो आदमी कितना बचाएगा, 60% बचाएगा ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर बट्टे में हमारे पास 60% आएगा। तो राशि को हम यूनिट में ऐसे बोलते हैं। तो देखो एक बार रेशियो के फॉर्मेट में बोल सकते हैं, यूनिट रेशियो में बन सकती है और परसेंटेज में बन सकती है, इसके अलावा यूनिट किसी में भी नहीं बनती है। और हम गुणा करेंगे जिसका मान निकालते हैं उससे। आय निकालनी है तो आय की यूनिट कितनी होती है, पूरी 100% होती है, 100% से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर वो क्वेश्चन ये चाहता है कि आप ये बताओ कि उसके का खर्चा कितना, तो यहाँ 40% आएगा, यहाँ कितना आएगा, 40% आएगा। तो ध्यान रखिए, मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ना इसे मिटा दीजिए, कि राशि लिखना है, नीचे यूनिट लिखनी है, जिसका मान निकालना है उसकी यूनिट से हम करेंगे गुणा। अब हम क्या करते हैं इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर के जब आप क्वेश्चन सरल करोगे ना, तो एक तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, एक बनेगा आपके पास 45 डिग्री का कोण, एक बनेगा आपके पास है कितना, 60 डिग्री का कोण, बस इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, इनकी यूनिटों का रट्टा मार लीजिए। यानी सर अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास है 132। यहाँ पर अंडर रूट का निशान चढ़ा दीजिए, क्या है थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास है 112, और यहाँ आप अंडर रूट का निशान लगा दीजिएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, सर ये हो जाएगा आपके पास है 312, और आप यहाँ अंडर रूट का निशान लगा दीजिएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, सर मैं अगर आपसे कहूँ कि 30 डिग्री के लिए लंब की यूनिट कितनी होगी, तो आप कहोगे 1 यूनिट होगी।
यानी लंब को हम यूनिट में 1 कहेंगे, आधार को कितना कहेंगे √3 और कर्ण को कितना कहेंगे 2। यानी कि ये मैंने आपको यूनिट के फॉर्मेट में बताया है कि 30 डिग्री का मान यूनिट में ऐसे निकाला जाता है। मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताइए 30 डिग्री के लिए लंब की यूनिट कितनी होती है, तो 1। 60 डिग्री के लिए लंब की यूनिट कितनी होती है, तो √3। आप ये कहोगे सर इनका यूज हम कैसे करते हैं, इनको रटना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है सर, 132, 112 और कितना आपके पास है 312, बस इतना सा रटना है। फिर आप अंडर रूट का निशान देख लीजिए एक बार नॉर्मल से कि कहाँ कहाँ लगा हुआ है, बस 132, 112, 312। अगर हम बात करें कि इनका यूज कैसे किया जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि पूरी कहानी क्या है। हम एक इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, दिख रहा है क्वेश्चन साफ? ठीक है। अगर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा मैं थोड़ा सा क्लियरिटी ठीक करने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है ना? देखिए क्या करना है, क्वेश्चन आराम से डायग्राम बना लीजिए। पहले एक मीनार भूमि पर खड़ी है। हम ये मान लेते हैं कि सर ये हमारे पास एक मीनार है। कहाँ पर खड़ी है सर, ये भूमि पर खड़ी है। ठीक है। मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर मीनार है आपके पास है। इसका आधार से यहाँ 30 मीटर की दूरी पर, यानी कि आप ये कह सकते हो ये दूरी कितनी आपके पास है, 30 मीटर। 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का ऊर्ध्वाधर कोण, यानी आप ये कह सकते हो यहां से ये जो कोण है ना आपके पास है, ये कितना आपके पास सर, ये हमारे पास है 30 डिग्री है। तो आपसे पूछेंगे, आपको ये बताना है कि ये जो मीनार थी आपके पास, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन। एक बार फिर सुनिएगा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आप डायग्राम बनाना सीख लीजिएगा बस। एक मीनार है, ये मीनार है आपके पास। इस मीनार, एक मीनार ये भूमि पर खड़ी है। मीनार के आधार से, ये मीनार है, ये इसका आधार है। इसके आधार से 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। बिंदु से मीनार के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऊपर की ओर कोण बनेगा, और एक होता है अवनमन कोण जो कि नीचे की ओर बनता है। बस इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा नहीं रटना है, वो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चन से समझ जाओगे। ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ कोण बनाइएगा। अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ लिख लिया आपने अच्छी तरीके से। मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है कौन सा, राशि और बट्टे में यूनिट, और जिसका मान निकालना है उसकी यूनिट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये बताइए राशि क्या है सर, राशि हमारे पास है ये दे रखी है, और इसका क्या नाम है, ये आधार होता है। ये क्या होता है आपके पास है, आधार। ये क्या है आपके पास सर, ये एक तरीके से लंब है, और ये क्या है आपके पास है, कर्ण। आप मुझे बताइए आधार का मान कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। अगर आधार का मान 30 है तो इसको आप यूनिट में भी तो कहोगे भाई, राशि। अब उसी को आप यूनिट में कहो। सर ये आधार बटे आधार आएगा, तो 30 डिग्री के लिए आधार कितना होता है सर, 30 डिग्री के लिए आधार की यूनिट √3 होती है। कितनी होती है, √3, जो कि परमानेंटली फिक्स है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास हम बट्टे में कितना आएगा, √3 आएगा। √3 आएगा, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे सर, जिसका मान निकालना है उससे, यूनिट से। यानी कि सर हमको हाइट का मान निकालना है, यहाँ लंब की यूनिट जितनी भी होगी ना उससे मल्टीप्लाई करना है। आप बताइए लंब की यूनिट कितनी आपके पास है, 1 है। तो इस तरीके से हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट में, हर में कभी भी रूट की संख्या नहीं रहती है, इसलिए हम √3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही हम √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 10 बार। तो फाइनली आंसर कितना आएगा आपके पास है, 10√3, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से सुनिएगा, हमने इस क्वेश्चन को कैसे सरल किया है सर। सबसे पहले आधार बटे आधार, आधार बटे आधार गुणा कर दिया आपने ऊंचाई से, आधार बटे आधार गुणा कर दिया आपने ऊंचाई से। यहाँ और यहाँ दो जगह यूनिट आती है, ये परमानेंटली फिक्स है आपके पास है। अब ये यूनिट आई कहाँ से, वो आपको रट्टा मारना है कि 30 डिग्री के लिए यूनिट, सर 30 डिग्री की यूनिट कितनी होती है आपके पास है सर, 30 डिग्री की होती है 132। तो आप इस तरीके से याद रखें। और ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कर्ण। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता कि आप ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई पतंग है और इस पतंग की ये डोरी है, मान लीजिए डोरी वाला क्वेश्चन बनता है कि इसकी लंबाई बताओ, इसकी लंबाई कितनी है। तो आप मुझे ये बताइएगा कि अगर इसकी लंबाई पूछ लेता तो हम क्वेश्चन में क्या चेंज करते सर, कुछ नहीं करते। देखो आधार बटे आधार तो रहता, ये जो दो है ना, इस दो की जगह पर हम कर्ण का मान लिखते, कर्ण की यूनिट लिखते हैं। और कर्ण की यूनिट कितनी होती है, 30 डिग्री के लिए 2 होती है।
यानी कि हमको यहाँ 2 रखना पड़ता तो 20√3 आंसर आता, 20√3 आंसर आता। अगर ये आपसे ये पूछ लेता कि आप कर्ण की लंबाई बताइए, यह एक पतंग है, पतंग की डोरी की लंबाई बताओ, तो इसे हम डोरी भी बोलते हैं। ठीक है भाई। अगर फिर भी नहीं आया तो सबसे अगला क्वेश्चन फिर ले लीजिएगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन है आपके पास। थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, ये लीजिएगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन? चलिएगा, हम क्या करेंगे सर, सबसे पहले एक काम करेंगे, 60 डिग्री के लिए क्या लिख लेते हैं हम, यूनिट लिख लेते हैं। और 60 डिग्री के लिए क्या कहा था मैंने आपको, 312। कितना कहा आपको, 312। और ये अंडर रूट का निशान सिर्फ इस पे लगेगा। ये क्या है सर, L1 लखन लिखते हो ना, L1 तुरंत लिख दिया करो। अब क्वेश्चन को सरल करो। समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से, सर हमारे पास है ये समतल भूमि है, समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से, ये कोई एक चट्टान है आपके पास, ये क्या है हमारे पास, चट्टान। इस चट्टान के पाद से 300 मीटर दूर, ये हमारे पास है दूरी कितनी दे रखी है, 300। एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण, एक चट्टान की चोटी का ये जो उन्नयन कोण है ये कितना आपके पास है सर, ये हमारे पास है 60 डिग्री है। आपसे पूछा कि चट्टान की ऊंचाई, वापस सेम डिट्टो इसी तरीके का क्वेश्चन है, इसका मान पूछा है। तो आधार बटे आधार, यानी कि हम ये कह सकते हैं 300, लेकिन इस बार आपके पास 60 डिग्री है, 60 डिग्री के लिए आधार कितना आपके पास है, 1 है। और गुणा किससे करोगे सर, गुणा करेंगे हम लंब से। तो इसके लिए लंब कितना होता है, √3 होता है। यानी कि यहां पर आपको √3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 300 √3 जो कि सी ऑप्शन में। अब उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे। राशि बटे यूनिट और जिसका मान निकालना उसकी यूनिट। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछता, लंब पूछता तो किसका की जगह ये आएगा, आधार पूछता तो ये आएगा, कर्ण पूछतेगा तो ये आएगा, और ये फिक्स है आपके पास। एक बार फिर से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारे पास है क्वेश्चन की, क्वेश्चन जो एनटीपीसी का है। ये हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है सर, क्वेश्चन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब इसने कोण पूछा है, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात। ये हमारे पास है एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, और इसकी छाया कहाँ पर पड़ेगी सर, मान लो सूरज इधर है, मान लीजिएगा, हम ये मान लेते हैं कि सूरज किधर है आपके पास है, इधर है। अगर सूरज इधर है तो इसकी छाया कहाँ पर पड़ेगी आपके पास सर, यहाँ पर छाया है। और इसने स्पष्ट रूप से कहा, ये जरूर नहीं आप सीधी लाइन बनाओ, आपके हिसाब से है सर, उसकी छाया का अनुपात कितना है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, पहले लंबाई दे रखी है, लंबाई ये है आपके पास है, इसका कितना आपके पास है, 2 है। और उसकी छाया कितनी आपके पास है, √12 है। इनका आपसे पूछा है कि आपको ये बताना है कि उन्नयन कोण कितना होगा। ये है आपके पास है क्वेश्चन। वापस से कॉल आ रहा है, चलिएगा पहला हम इस क्वेश्चन को सरल कर लेते हैं। तो आपसे पूछा कि आपको सूर्य का उन्नयन कोण बताना, आप सबसे पहले क्या करोगे सर, इसमें क्या क्या दिया हुआ है सर, हमको लंब है, आधार है, कर्ण नहीं। आप यहाँ लंब लिखो, यहाँ पर आप लंब लिखोगे, फिर आधार लिखोगे, कर्ण को मत लिखिए क्योंकि जरूरत नहीं है। लंब का मान कितना आपके पास है, 2 है। और आधार का मान कितना है, इससे आधार कहोगे ना आपके पास सर, हमारे पास है √12 है। कितना, √12। आप √12 को क्या लिख सकते हो सर, अगर हम √12 की बात करें तो इसको 4 × 3 लिख सकते हैं। 4 में से बाहर कितना आएगा, 2, और ये √3। ठीक है भाई, तो ये 2 तो पहले से ही है। हम ये कह सकते हैं सर, इसको 2 √3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, तो 1:√3। अब आप ये देखिएगा कि ये यूनिट किस थीटा के लिए बनाई है। आपको ये देखना पड़ेगा सर, 132 आपको याद हो तो 132 30 डिग्री का होता है ना, इसका मतलब सर इसका आंसर डी ऑप्शन आएगा। इसने क्या किया कि ये थीटा का मान पूछ लिया इस बार, ये दोनों दे करके, और ये पूछ लिया कि आपको ये बताना है ये थीटा कितना होगा। ये है क्वेश्चन आपके पास है, ये थीटा आपसे पूछा है। तो सर ये किस में होता है, देखो 1/√3 मैंने आपको अभी लिखाया है, आप बताइएगा 1/√3 इसी में है ना आपके पास। तो सर 1/√3 आपके पास आ गया ना, तो थीटा इतना है। अगर ये क्वेश्चन आपके पास 1:1 आ जाता तो 35 आंसर होता, 45 आंसर होता। अगर √3 1 आ जाता तो 60 डिग्री आंसर होता। ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, अब हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं एक और क्वेश्चन। अब क्लास को रोक करके आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से बना सकते हैं। कितना है आपके पास है, 30 डिग्री है। सबसे पहले 30 डिग्री का लिख लो, कितना होता है आपके पास है सर, 132 होता है। ये लंब आधार कर्ण है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने कहा है कि सर मीनार के पाद से 48 मीटर की दूर है, और ऊंचाई पूछी है। आप बताइए, स्पष्ट रूप से आप जानते हो कि सर ये दूरी कितनी है आपके पास है, 48 मीटर है।
ये कितनी 48 मीटर, इसे हम आधार कहते हैं। तो 48 बट्टे में आधार कितना है, लंब आधार और कर्ण √3 है। आपसे मान किसका पूछा है सर, हमसे वापस से इस ऊंचाई का मान पूछा है, इस ऊंचाई का क्या पूछा है मान, और ऊंचाई का मान कितना होता है आपके पास, 1 है। कुछ नहीं करना, √3 से ऊपर नीचे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जैसे ही √3 को आप √3 से गुणा करोगे 3 आएगा, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 16 बार। तो हम ये कह सकते हैं सर 16 √3 एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये थीटा कितना था हमारे पास सर, ये थीटा हमारे पास है 30 डिग्री था, तो इसलिए हम कह सकते हैं डी ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा हूं कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से आप इन क्वेश्चनों को समझ पाए होंगे। चाहे आपसे देखो, हालांकि हो सकता है कि हमने हर क्वेश्चन में ऊंचाई ऊंचाई के ले लिए है गलती से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चाहे ऊंचाई पूछ ले, चाहे आपसे वो ये पूछ ले कि आप ये बताइए इसे डोरी कह सकते हैं, इसकी इसका मान पूछ ले, इसका मान पूछ ले, इसका मान, किसी का ही मान पूछ ले, आपको घबराने की जरूरत 1% भी नहीं है। आपको क्वेश्चनों को इसी तरीके से क्या करना है, सरल करना है, ध्यान में रखिएगा आप। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये ऊंचाई दूरी के क्वेश्चनों को आप गलत नहीं करोगे। 1 से 2 दिन के बाद आपकी एग्जाम है, आप इन यूनिटों का रट्टा मार के जरूर जाइएगा। एक क्वेश्चन रेशियो का ऐसा पूछा जा रहा है जिसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन है, राशि को अनुपातों में बांटना होता है बस। हो सकता है आपकी किस्मत में ये क्वेश्चन लिखा हो, तो चलिए बांटते हैं। 980 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच इतने इतने के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर बताइएगा। मैंने कहा ना आपको 70% मैथ में एक ही फॉर्मूला लगता है, और फॉर्मूले का क्या नाम है सर, फॉर्मूले का नाम है आपके पास है राशि, और बट्टे में क्या लिखोगे आप, यूनिट, और जिसका हम मान निकालते हैं उसकी यूनिट से क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं। यूनिट किसे बोलते हैं, परसेंटेज में और रेशियो में। तो ये सब यूनिट है, ध्यान रखिए। ये पहला हिस्सा है उसकी यूनिट है, दूसरे हिस्से की यूनिट है, और ये तीसरे हिस्से की यूनिट है। तो टोटल राशि कितनी है सर, टोटल राशि हमारे पास है 980 है, तो 980 लिख दीजिए। अब आपको ये देखना जरूरी होता है कि इस 980 का नाम है क्या। जो 980 का नाम है ना, वही नाम यूनिट का होना चाहिए। सर यहाँ पर 980 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों के बीच, मतलब 980 रुपए की राशि को, इसका मतलब ये हो गया सर ये टोटल राशि है। भाई इतना तो पढ़ के आइडिया लगा ही सकते हो। वैसे तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया पिछली क्लासों में कि राशि सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉर्मेट में आती है, या तो योग के फॉर्मेट में आती है, या तो यहाँ टोटल लिखा हुआ रहता है, या फिर यहाँ अंतर लिखा हुआ रहता है, या फिर यहाँ किसी पर्टिकुलर एक की राशि लिखी हुई रहती है, इसके अलावा राशि बनती नहीं है। एक बार फिर सुनिएगा, ये जो राशि है ये कितने फॉर्मेट में मिलती है, 3 फॉर्मेट में, या तो टोटल, अंतर, या फिर किसी सिंगल फॉर्मेट में मिलती है। तो यहाँ पर राशि आपको टोटल के फॉर्मेट में, तो टोटल बटे टोटल, आप अनुपातों को टोटल करिएगा ताकि टोटल यूनिट आ सके। सर आप इनको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 18 और 2 20। चाहे तो आप वहाँ पर उन्हें काट भी सकते थे, तो आप ये कह सकते हो बट्टे में कितना आएगा, 20। जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई करिए। वितरण में सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से के बीच, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, इसके बीच में कितना अंतर है आपके पास है, 10 का। यानी कि आप ये कह सकते हो आपको 10 से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है। 1 0 से 1 0 खत्म, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 4, ये 9 और ये 0, 490, जो कि सी ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको आराम से बड़े प्यार से बनाना है एग्जाम में। आप आइएगा अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास है। ऐसा क्वेश्चन साधारण ब्याज में बनता है, ऐसा चक्रवृद्धि ब्याज में बनता है। ऐसे क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए थे। हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और आपके भी इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाए। क्वेश्चन क्या है देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि से 10 गुना हो जाएगी। देखो क्वेश्चन किस चीज का है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है साधारण ब्याज का है। सेम डिट्टो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का भी बनता है, तो हम उसे भी समझेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज में ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सर 6 वर्ष में राशि दुगना हो रही है, तो आपको ये बताना है कि 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिए सरल ब्याज के लिए, कि मान लीजिए आपने मुझे 100 रुपये दिए और मैंने आपको 200 रुपये दिए, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने आपकी राशि दुगना कर दी है। अगर हम रियल देखें तो जब आपने मुझे 100 रुपये दिए थे और मैंने आपको 200 रुपये दिए थे, तो रियल में तो वो राशि 1 गुना ही हुई है, क्योंकि आपने 100 दिए और मैंने आपको 200 रुपये दिए, तो एक 100 का नोट तो आपका खुद का ही है ना। मैंने आपको 200 रुपये दिए तो 100 तो आपको खुद के ही थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ऐसे क्वेश्चनों को सरल करते टाइम मूल राशि को कम कर देते हैं, और मूल राशि सिर्फ 1 गुना रहती है।
तो अगर मान लीजिए ये दुगना कह रहा है ना, तो इस दुगने को आपको दुगना नहीं पढ़ना है, बल्कि इस दुगने को कितना गुना पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 1 गुना पढ़ना है। इस बात को ध्यान रखिए। अगर ये 10 गुना हो रही है ना, तो 1 गुना जो आपकी खुद की राशि है उसको हटा दीजिएगा आप, और ये राशि रियल में 9 गुना ही है। ध्यान रखिए, हम क्वेश्चन को इस तरीके से सरल करेंगे खुद की राशि निकाल के। तो अब हम ये कह सकते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन क्या होगा कि 1 गुना राशि 6 साल में हो रही है, तो आपको ये बताना है कि 9 गुना राशि कितने साल में होगी, बस आंसर आ जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है। 1 गुना राशि 6 साल में हो रही है, तो आपको 9 गुना बताना है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं सर 54 साल आएगा। मैंने कहा आराम से रट्टा मारिएगा, 1 गुना कम करना है, कल परसों में ये एग्जाम है आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे, एक बार फिर प्रैक्टिस करते हैं। देखो ऑप्शन इसमें नहीं लिखे, लेकिन ध्यान रखिए ABCD गायब है, आंसर आ जाएगा। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि, एक राशि 8 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो दुगनी का मतलब कितना लिखना है, सिर्फ 1 गुना। आप ये कह सकते हो कि 1 गुना कितने साल में हो रही है, 8 साल में। आपको कितनी चाहिए, 4 गुना। आपको उस राशि को कितना गुना करना है सर सॉरी, 4 गुना का मतलब कितना होता है, 3 गुना। तो ये 24 साल आएगा इसमें आंसर। कितना आएगा, 24 साल। ऑप्शन गायब है 2, तो 24 साल इसका करेक्ट आंसर। तो साधारण ब्याज में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता हो तो आप इस तरीके से सरल करिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज में बन जाता है, अगर क्वेश्चन किसका बन जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज का, तो कैसे सरल करोगे। देखिए सर, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है, समान ब्याज पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं सर, ब्याज पर ब्याज। अच्छा क्वेश्चन दिख रहे कि नहीं दिख रहे, ये थोड़ा सा इधर ले आए क्वेश्चनों को, थोड़ा इस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हमने क्या कर रखा है, एक साथ 2 क्वेश्चन इसमें मिक्स कर रखे हैं। थोड़ा सा आप चाहे तो इसको और जूम कर सकते हो, इस ये यहाँ तक, ठीक है भाई, ओके। 1 मिनट, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में दुगनी हो जाती है। पहले आप इस लाइन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 20 है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है कि कोई राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, आपके पास है दुगना हो रही है। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, सरल ब्याज में हम यहाँ 1 गुना लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन का रियल अर्थ ये है सर कि जो हिसाब होगा ना, वो हर 3 साल के बाद होगा, और हर 3 साल में वो राशि आपके पास कितनी हो जाएगी, दुगना हो जाएगी। हर 3 साल के बाद क्या होगा, हिसाब। तो अगला हिसाब कब होगा सर, अगला हिसाब होगा 6 वर्ष में, और राशि कितनी होगी, जितनी भी राशि है ना उसकी दुगना। तो राशि कितनी हो जाएगी आपके पास है, 4 गुना हो जाएगी। राशि कितनी हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगला हिसाब कब होगा सर, 9 वर्ष में। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ 3 3 ऐड होगा, और यहाँ पर गुणा होती जाएगी ये हमेशा 2 से, जितनी भी राशि उसका डबल। तो ये सर हमारे पास 8 गुना हो जाएगा। अब पूछा क्या है, 8 गुना ही पूछा, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा 9 साल। इस बात को आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर और भी पूछ लेता 16 गुना तो 12 साल में, 32 गुना तो 15 साल में। तो मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं कि हर 3 साल के बाद 3 3 का डिफरेंस चलेगा, इधर आपके पास और इधर आपके पास। अगर मान लो 3 गुना होती तो हमेशा ही 3 गुना हम करते हुए जाते। आप इस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, इस क्वेश्चन का अर्थ क्या है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को समझिएगा आप। एक राशि 10 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दुगना हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, वो ये है कि 10 वर्ष में राशि कितनी हो रही है सर, 10 वर्ष में राशि हो रही है अपने आप की दुगना। इसका मतलब आप समझ गए कि सर हर 10 साल के बाद हिसाब होगा, तो अगला हिसाब कब होगा, 20 वर्ष में। 20 वर्ष में राशि जितनी भी है उसका डबल, कितनी हो जाएगी आपके पास है, 4 गुना। अगला हिसाब कब होगा सर, 30 साल में। 30 साल में जितनी भी राशि है उसका डबल, 8 गुना। अगला हिसाब कब होगा, 40 साल में। 40 साल में जितनी भी राशि है उसका दुगना। अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है सर, क्वेश्चन यही तो पूछना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि वह राशि 16 गुना कब हो जाएगी। तो 16 गुना कब हो जाएगी आपके पास है, 40 साल में। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा तो आप इसका आंसर 40 साल करके आओगे, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे ना, तो इसका आंसर आप 30 साल करके आओगे। और इसमें 40 नहीं बल्कि 30 साल ही आंसर है। आप ये कहोगे आपका कॉन्सेप्ट तो इसमें 40 साल बता रहा है। भाई कॉन्सेप्ट 40 साल के लिए सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज आप पकड़ने की कोशिश करें। इसमें कहा है कि समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, जबकि इस क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमाया है। तो वही ब्याज दर पर यह कितने और वर्षों में, देखो एक शब्द क्या कहा है, कितने और
वर्षों में है अपनी राशि से 16 गुना हो जाएगी। मतलब ये एक शब्द जोड़ रखा है इसने, कितने और वर्षों में, मतलब कितने और वर्ष चाहिए इसको। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पहले का टाइम इसको घटाना पड़ेगा, यानी कि 10 वर्ष में दुगना हो रही है, तो इसको हटा करके वो ये कह रहा है कि और कितने वर्ष चाहिए, और कितने वर्ष इसके अलावा, मतलब ये 10 साल के अलावा आपको टाइमिंग चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर और कितनी साल होने की वजह से 40 में से हमको 10 घटाना पड़ेगा, तो 30 साल हमारे पास आंसर आएगा। हमने क्या किया, और कितने वर्षों में होने के कारण स्टार्टिंग का समय हम घटा देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चनों में मैंने आपको अंतर बता दिया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम हम खराब नहीं करेंगे, क्वेश्चन को आप रिपीट करके देख सकते हो। आइएगा क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या क्वेश्चन है आपके पास? सर इसका एलसीएम पूछा है हमसे, एलसीएम पूछा है। इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? सर एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका है। आपसे क्या पूछा है? एलसीएम। सर अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर आप एलसीएम निकालोगे, अगर भिन्नों का है तो, और नीचे क्या निकालोगे? सर नीचे आप एचसीएफ निकालोगे। अगर किसी क्वेश्चन में एचसीएफ पूछ लिया तो पहले आप एचसीएफ निकालोगे, यानी जो पूछा उसको पहले। एलसीएम पूछा तो एलसीएम पहले, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ पहले, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? एलसीएम आ जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए, ये भिन्नों के फॉर्मूले होते हैं दोनों के दोनों ही। एलसीएम पूछा तो एलसीएम पहले, एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ पहले हम निकालते हैं। जैसे ये भिन्नों का ही क्वेश्चन है, हमसे सर इस क्वेश्चन ने एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम पूछा तो सबसे पहले ऊपर जो भी संख्या दी हुई 4, 5 और 8 है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है? सर 4 का भाग इसमें जा रहा है तो 4 तो हट जाएगा, 5 का और 8 का कितना आता है? सर 8 पिंजो 40, तो ऊपर तो 40 आ जाएगा, और नीचे का में से निकालना है। आप ये बताइए इनका में से कितना आएगा? सर इनका में से देखिए 7 का भाग सब में जा रहा है तो 7 आएगा, बस यही आपका आंसर है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कभी भी अगर भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए, जो पूछेगा उसे ऊपर निकालोगे और बाकी का आप नीचे। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, ये आयु संबंधी का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया, काफी शिफ्टों में। क्वेश्चन ये है, सर हमारे पास एक पुत्र और पिता की आयु का योग बाण में वो 52 वर्ष है। 4 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। आपको ये बताना है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपने यूनिट समान नहीं करी तो आपकी पूरी मेहनत बेकार है। फॉर्मूला तो वही लगेगा, राशि बटे यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले के लिए मैंने कहा यूनिट समान होना जरूरी है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें यूनिट आखिरकार कैसे समान होगी। देखिए एक है आपके पास है फादर, और दूसरा है आपके पास है सन, और इनकी आयु का अनुपात कितना? सर अगर सन 1 साल का है तो ये कितने साल का है आपके पास है? 4 साल का। लेकिन ये जो रेशियो है ना, ये कब का? ये 4 वर्ष बाद का है। यानी हम ये कह सकते हैं ये है आपके पास है प्लस, और आप लिख दीजिए 4 साल। ये कब का है आपके पास है? सर ये हमारे पास है 4 साल बाद का रेशियो है। अगर ये रेशियो आपके पास है, देखो अगर पूर्व का होता तो हम -4 लिखते, प्लस का है, बाद है, तो हम ये कह सकते हैं सर 4 साल बाद का अनुपात ये है। और अनुपात कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चाहे जो भी दे रखा हो, चाहे योग दे रखा हो, अंतर दे रखा हो, किसी एक की राशि दे रखी हो, उसको आप इस फॉर्मेट में बनाओगे पहले तो, और उसके बाद ही राशि बांटी जाती है। यानी कि ये योग कब का है? सर ये जो योग आपको दिया है ना 52 साल, ये वर्तमान का है। ये कब का है आपके पास? सर ये प्रेजेंट का है, वर्तमान का है। और क्या वर्तमान को आप 4 साल बाद में बांट दोगे? नहीं बटेगा। तो आपको क्या करना है, इस योग को कब निकालना है? 4 साल बाद का। अब मुझे आप ये बताइएगा कि 4 साल बाद, देखो प्लस कर दिया मैंने, 4 साल बाद, 4 साल बाद ये कितना आएगा? इसमें कितने कैंडिडेट शामिल है? 2 कैंडिडेट शामिल है। तो एक की 4 साल और दूसरे की 4 साल, यानी कि आपको इसमें 8 प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही आप 8 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 60 साल हो जाएगा। अब आपकी यूनिट हो गई समान। तो हम ये कह सकते हैं सर इस 60 को हम इस अनुपात में बांट देते हैं, और उसने पूछा कि पुत्र की वर्तमान उम्र, तो हम यहाँ से पुत्र की उम्र निकाल लेंगे। तो पुत्र की जो आयु आएगी वो निकालेंगे कैसे? सर राशि और बट्टे में यूनिट। इस राशि का क्या नाम है? योग है। तो यहाँ से भी योग कितना आएगा? 5, और गुणा किससे करोगे? 1 से। तो आंसर कितना आएगा? ये जो 12 साल है ना, ये आपकी कब की है? आपको ये देखो कि ये रेशो कब का है? 4 साल बाद का। तो ये 4 साल बाद की उम्र है, जबकि आपको क्या 4 साल बाद की चाहिए? नहीं, आपको वर्तमान चाहिए। तो ये उम्र कब की है? सर ये उम्र 4 साल बाद की है। आपको कब की चाहिए? आपको चाहिए वर्तमान की। अब बताओ, देख एक आदमी 4 साल के बाद 12 का हो जाएगा, तो वर्तमान में कितने का? तो आप ये कहोगे 8 साल का। बस आपका आंसर आ गया 8। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था इस क्वेश्चन से,
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहला काम तो आपको यूनिट समान करनी है। पहला काम क्या करना है, यूनिट समान। यूनिट समान किस हिसाब से होती है, रेशियो के हिसाब से होती है। आप रेशियो को देखोगे वो रेशियो कब का है, सर ये जो रेशियो है ना वो 4 साल बाद का है, तो पूरा क्वेश्चन 4 साल बाद में ही जाके सरल होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर पहले तो योग वर्तमान का था, इसको पहले तो हम 4 साल बाद लेके गए, फिर 4 साल बाद लेकर के हमने इस अनुपात में इसको बांट दिया और 4 साल बाद ही वो क्वेश्चन सरल हो रहा है, जबकि हमको आंसर प्रेजेंट में चाहिए। तो फिर 4 साल बाद से प्रेजेंट में आने के लिए आपको 4 कम करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। इसकी जगह पर अगर ये होता कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 52 साल है, तो आपको ये यूनिट समान करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अंतर में हम यूनिट समान नहीं करते, क्योंकि अंतर देखो चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल पहले का हो, चाहे 5 साल बाद का हो, अंतर सेम रहता है। जैसे आप आपके भाई से 2 वर्ष बड़े हो तो लाइफ टाइम 2 वर्ष ही बड़े रहोगे, तो अंतर में आपको ये यूनिट समान करने की जरूरत नहीं होती है। यानी अंतर अगर लिखा रहता तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी स्टेप आपकी बच जाती, बाकी आप अंतर के क्वेश्चन को भी अगर इस अनुपात में सरल करते तो वो 4 साल बाद ही सरल होता, अंतर वाला भी। फिर लास्ट में तो आपको जो भी पूछा है, जैसे मान लो इसने तो पुत्र की वर्तमान उम्र पूछी, हो सकता है ये पूछ लेता कि पुत्र की 2 साल पहले कितनी उम्र थी, तो 2 साल पहले कितनी थी, 6 साल का था, ऐसे। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये है आपके पास है शंकु से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है आपके पास है, यदि एक शंकु की ऊंचाई इतनी है, इसके वृत्ताकार आधार का व्यास इतना है, तो इसका आयतन कितना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि शंकु के बारे में हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ये आपके पास है एक शंकु है, ये क्या है आपके पास, सर ये शंकु है, ये आपके पास है इसकी हाइट है, और ये आपके पास है त्रियक लंबाई, ये हाइट है, ये क्या है, ये आपके पास है त्रिज्या है। क्या क्या पूछा जा सकता है, एक सबसे पहला जो पूछेगा ना आपसे, वो ये पूछेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो सारी चीजों को रट्टा मारिए आप, अगर आपसे ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, सर ये होता है पाई आर और एल। वक्र पृष्ठ किसे कहते हैं, ये ऊपर का, ये केवल ऊपर ऊपर का भाग, ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए आपसे वक्र पृष्ठ पूछे तो मैंने बता दिया पाई आर एल, रट्टा मार लो। और अगर आपसे ये पूछे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर पूछ लेता आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं मैं, बोल रहा हूं कंप्लीट, ध्यान रखें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सर ये वक्र पृष्ठ का तो रहेगा ही रहेगा, आपके पास है पाई आर एल। इसके अलावा इसमें ये जो नीचे का हिस्सा है ना, कटोरी टाइप का दिख रहा है वृत्ताकार, इसका जुड़ जाएगा। और क्या आप नहीं जानते कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सर वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। अब कुछ कॉमन वगैरह हम आराम से ले लेंगे, हाल फिलहाल मैंने कह दिया कि संपूर्ण पृष्ठ में वक्र पृष्ठ और नीचे का हिस्सा जुड़ जाएगा, तो ये होता है। तीसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वो इसका आयतन याद रखना है। आयतन क्या होता है आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रट्टा मार लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कहाँ से आया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है आपके पास, आयतन होता है। इस क्वेश्चन ने आपसे आयतन ही पूछा है। तो ऊंचाई का मान कितना है आपके पास, सर ऊंचाई का मान हमारे पास कितना दिया है इसने, 7 दिया है, लिख देंगे, ठीक है। देखो व्यास का मान 12 है, और व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है, आप जानते ही हो। व्यास अगर 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी आपके पास, सर त्रिज्या हमारे पास है 6 हो जाएगी। अब आप मान रख दीजिएगा, 1/3 की जगह आप 1/3 लिखोगे, पाई की जगह कितना रखोगे आप, 22/7 लिखोगे। आर का मान कितना है आपके पास है, 6 × 6। एच का मान कितना है, 7 है, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, ये 12 हो जाएगा। तो 12 दूनी का 24 को 4, हासिल की 2, 26, 12 दूनी का 24 और 2 26, 264। 264 किस ऑप्शन में, सर ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो शंकु से रिलेटेड आपसे क्या क्या पूछ सकता है, वक्र पृष्ठ पूछ सकता है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ सकता है, आयतन पूछ सकता है। ध्यान रखिएगा आजकल इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि आपसे सीधे मान दे करके यही पूछेगा कि वक्र पृष्ठ बताओ, मतलब त्रिज्या वगैरह ऑलरेडी दी हुई मिलती है आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। इसी तरीके से आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर, और ये समय कार्य का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए आराम से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ए 20 से दुगना अच्छा काम करता है, और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं ये ए है और ये बी है। अगर ये एक काम करता है तो ये 2 काम करता है, ये इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता है। अगर ये एक काम करता तो ये कितना काम करता है, सर ये हमारे पास है 2 काम करता है, और वे मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं।
कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सबसे पहला तो आप इसमें टोटल कार्य निकालिए, यानी कि कुल कार्य कैसे आएगा? सर कुल कार्य हम निकालेंगे कि आप ये देखो इनको कितने दिन काम करना है, इनको 10 दिन काम करना है। और इसका अर्थ क्या है कि ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर सकते हैं। भाई एफिशिएंसी है ना, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर ये टोटल 30 काम कर सकते हैं 10 दिन में। लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है ये जो टोटल काम आया है ना, इस काम को ए कितने दिन में करेगा? तो ए का समय पूछा है, आप ये बताइए, ए का समय नहीं बता सकते। आपके पास है टोटल काम कितना है? 30 है, और ये एक दिन में सिर्फ 2 ही काम करता, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 15 एकदम राइट आंसर होगा। तो एफिशिएंसी पर आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो पहले टोटल कार्य निकालो। टोटल कार्य में अगर ये बी का पूछ लेता तो यहाँ ए का भाग, 1 का भाग दे देते हैं आप। किसका भाग दे देते हैं आप? 1 का भाग दे देते, ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, एक और क्वेश्चन फिर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास है। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% 20% तक बढ़ जाती है तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी? मैंने आपको ये समझा रखा है पिछली क्लासों में कि ऐसे क्वेश्चन में आप 100 वाला मेथड यूज करें, बहुत सिंपल है। और वैसे देखो सक्सेसिव मेथड भी सिंपल ही है, लेकिन 100 वाला मेथड क्या है? सर पहले 10% की वृद्धि है तो 110/100 हो जाएगा आपके पास। फिर 20% की वृद्धि है तो 120 कितना हो जाएगा आपके पास है? 100। ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो खत्म, ऊपर कितना हो जाएगा आपके पास सर? 132 बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 100। मैंने ये कहा अगर आपको 100 वाला मेथड लगाना तो 100 को बिल्कुल नहीं काटना है। वो इसलिए नहीं काटना है कि 100 पर कैलकुलेशन तुरंत हो जाती है। यानी पहले अगर कोई एरिया 100 था तब 132 हो गया, यानी 32% क्या हो गया आपके पास है? इंक्रीज हो गया। 32% क्या हो गया आपके पास है? इंक्रीज हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 26। आप आ जाइए, एक बार फिर देखते हैं। हमें एक बेलन का क्वेश्चन है। एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि बेलन की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है? आप बेलन का छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखो कि बेलन में भी क्या क्या पूछ सकता है। जैसे सर हम ये मान लेते हैं कि सर ये हमारे पास एक बेलन है, ये इस तरीके से क्या है सर? हमारे पास में एक बेलन है, ध्यान में रखिएगा। ये इसकी हाइट है आपके पास, और ये क्या है आपके पास है? त्रिज्या है। और ये क्या है आपके पास है? हाइट है। क्या क्या पूछ सकता है बेलन के बारे में? सर पहला तो आपसे यही पूछेगा, वो वक्र पृष्ठ का ही राग रहता है इनमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया पूछेगा। तो इसका वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है? भार का पृष्ठ। और भार का पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये होता है आपके पास है पाई आर और एच, ये तो होता है वक्र पृष्ठ। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पूछेगा सर हमसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है? सर ये वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा, पाई आर एच तो आएगा ही आएगा, इसमें जुड़ेगा एक तो नीचे का मुंह जुड़ेगा और एक ऊपर का मुंह, और ये वृत्ताकार है। एक वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ये वृत्त का एरिया होता है, लेकिन इसको 2 बार लिखना है तो आप ये कह सकते हो सर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, वक्र पृष्ठ का मतलब है कि ये भार भार का, तो पाई आर एच रट्टा मार लीजिए। अगर आपसे संपूर्ण पूछे तो वक्र पृष्ठ नीचे का हिस्से का, यानी एक वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसको 2 वृत्त है इसमें तो 2 पाई आर, कॉमन वगैरह आराम से ले सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा सर अगर आयतन पूछ लिया जाए तो आयतन अगर हमसे पूछ लिया जाए तो ये होता है सर पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तीनों पॉइंट आप जरूर रट करके जाइएगा। आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है बेलन की त्रिज्या 10 है, यानी हम ये कह सकते हैं सर त्रिज्या का मान कितना आपके पास है? 10 है। ऊंचाई का मान कितना आपके पास है? 20 है। आपसे क्या पूछा? आयतन। इसका मान इसने दिया है कि पाई का मान 3.14 ही रखना है आपको। पाई का मान कितना रखना है आपको? 3.14 आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और आर का मान कितना आपके पास है? 10 × 10। एच का मान कितना आपके पास है? 20 है। आप एक काम करिए, पॉइंट हटाओ, कितनी जीरो बढ़ाओगे? 2 जीरो। 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 0, 4 का डबल 8, 2 और 6। तो इस तरीके से 6280 किस ऑप्शन में आपके पास? ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चनों से मेंसुरेशन के इनसे आपको डरना नहीं है। आपको ये नहीं करना है कि सर बेलन है क्या करें क्या करें। आप ये तीनों पॉइंट जरूर, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ये चीजें तो मैंने आपको सिखाई दी है। अगर इनके क्वेश्चन आते हैं तो आपको गलत एग्जाम में नहीं करने हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये ले लीजिएगा, एक जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? रेशियो वाले मेथड से बनाएंगे। एक कस्बे की जनसंख्या 15,000 है, प्रथम वर्ष में 12.5% की वृद्धि होती है, तो 12.5% की आप मुझे भिन्न बता दीजिए कितनी होती है? 1/8 होती है, ये प्लस लिख दीजिए। और
इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास? सर ये प्लस क्योंकि वृद्धि है 1/9 होती है। इसकी भिन्न बता दीजिए आप कितनी होती है आपके पास? तो आप ये कहोगे सर ये प्लस और 1/5 होती है। ये भिन्न आपको आना चाहिए, कल या परसों की आपकी एग्जाम है तो। अब क्वेश्चन को जमाते कैसे हैं? सर पहले अगर जनसंख्या 8 थी तो बाद में कितनी हो गई? 9, क्योंकि वो प्लस का निशान है। पहले जनसंख्या अगर 9 थी तो बढ़ करके कितनी हो गई आपके पास है? 10। पहले जनसंख्या अगर 5 थी तो बढ़ कर कितनी हो जाएगी? 6। करना कुछ नहीं, काटा पीटी कर लो। 9 से 9 कट जाएगा आपके पास है। 5 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 2 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 2 से 2 बार और ये 3 बार। जितना कट जाए उतना काटो। अब काटने के बाद इस लाइन का गुणा ये, इस लाइन का गुणा 3, यानी इसका क्या नाम है? सर ये जो 2 है ना, इसका नाम वर्तमान है। ये क्या है आपके पास? सर वर्तमान में ये पहले इतनी थी और अब जनसंख्या कितनी है? अब जनसंख्या सर इतनी हो गई। बस इसी का मान पूछा है कि आपको ये बताना है तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो दी गई राशि बट्टे यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सर दी गई राशि कितनी है आपके पास है? 15,000 है। दी गई राशि कितनी है हमारे पास? 15,000। दी गई राशि बट्टे में यूनिट, इसकी यूनिट कितनी आपके पास है? 2 है। और मान किसका निकालना है? इसका। कितनी बार कटेगा आपके पास है? 7500 बार। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 22,500 आएगा। कितना आएगा? 22,500, जो कि सी ऑप्शन में। तो इस तरीके से मैंने आपको टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए? मैंने आपको टोटल जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया 28 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर, इनमें से 10 क्वेश्चन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके पास है ग्रुप डी के लिए लास्ट क्लास थी। अब कल से हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे वो ALP की करेंगे। तो कल से आपको स्टार क्रैश कोर्स वाले में भी एक क्लास मिलेगी, ALP के लिए भी आपको एक क्लास मिलेगी, और चैंपियंस वाले बैच में भी आपको 1 से 2 क्लास मिलेगी। यानी कल से सारी क्लासें आपकी अपलोड होती रहेंगी। कुछ मुझे काम था इस वजह से कुछ 3-4 दिन से क्लासें अपलोड नहीं हो पाई थी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करें। चलिए मिलेंगे आपको अब ALP की सीरीज के साथ। ये ग्रुप डी वालों के लिए अंतिम सीरीज थी। आप पढ़ करके आराम से पेपर दीजिएगा। और मैंने आपको सब कुछ पढ़ा रखा है। अगर आपको ये लग रहा है कि सर हम कोई सा भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ प्लेलिस्ट में मैंने RRB ग्रुप डी एनालिसिस के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें मैंने आपको कंप्लीट क्या पढ़ा रखा है? औसत पढ़ा रखा है, कंप्लीट आयु संबंधी पढ़ा रखा है, समय, दूरी, रेलगाड़ी, धारा नाप, बहुत कुछ पढ़ा रखा है। आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको लास्ट में टाइम में फिर से पढ़ा दिया है, थोड़ा रिवीजन करवा दिया था। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। जिनकी कल 6 फरवरी को एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक। 6 को 7 को जिनकी भी है, सभी स्टूडेंटों को बेस्ट ऑफ लक।